नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं। आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रही हूं वो खबर है जो आपने सोची भी नहीं होगी, आज से पहले वो आपके सामने भी नहीं आई होगी कि पहले जो भी चोर और मुजरिम हुआ करते थे अपने बचाव के लिए वकीलों के चैम्बर में बैठ जाते थे, यानी कि एक सेफ जगह मानी जाती थी वकीलों का चैम्बर। लेकिन आज की कानून व्यवस्था को देखते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त कही जाए या अपराधियों की धरपकड़ कही जाए, अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जी हां, आज चैम्बर से ही वकील हनीफ खान को गिरफ्तार किया गया। उन पर कई मुकदमे चल रहे थे, 420 के मुकदमे भी बताए गए। आगे पूरा मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। वहीं मेरठ के लिए एक बार फिर से गौरव की बात, पूर्व विधायक रहे और मेरठ के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय श्रेणी में शामिल किया गया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मेरठ के लिए वाकई में ही बहुत बड़ी गौरव की बात है और चारों ओर इसको लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार लेखक, उनको लेकर के आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने मुंशी प्रेमचंद को लेकर अपने अपने व्याख्यान किए। कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा 2 अगस्त को होने वाली एक बैठक को लेकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह पर सभी को एकजुट करके बैठक की जा रही है ताकि सब उस 2 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें। तो जुड़े रहें मेयर दर्शन के साथ, देखते रहें मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना लालकुर्ती पुलिस द्वारा कचहरी परिसर में हेविन खान नामक वकील को उसके कैबिन से उठाकर ले जाने से वकीलों में काफी आक्रोश। वकीलों ने जमकर किया धरना प्रदर्शन, हेविन खान वकील को छोड़ने की उठाई आवाज। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की खुशी में जगह जगह किए गए कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा। मेयर दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने व कार्यशैली के बारे में की चर्चा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में जनवादी लेखक संघ व वी कमिट मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस पर सेमिनार का किया गया आयोजन। शीर्षक रहा वर्तमान में प्रेमचंद की सार्थकता। आए हुए अतिथियों ने मुंशी प्रेमचंद को लेकर अपने अपने रखे विचार। आगामी 2 अगस्त को शर्मा स्मारक निकट बच्चा पार्क में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा होने वाले संविधान बचाओ संकल्प सभा के कार्यक्रम को लेकर जगह जगह की जा रही बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से की जा रही अपील, किया जा रहा जागरूक। अब खबरें विस्तार से। आज मैं आपको सबसे पहले वही खबर दिखाने जा रही हूँ कि वकीलों के चैम्बर में पहले कोई अपराधी अगर बैठ जाता था तो उसको वहां से गिरफ्तार नहीं किया जाता था, लेकिन आज कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, या कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था के चलते अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। दोनों ही पहलुओं से अगर सोचा जाए, पहले कहा जाता था कि अगर कोई भी मुजरिम हो, चोर हो, अगर उसे अपना बचाव करना है कुछ समय के लिए तो वकीलों के चैम्बर में बैठ जाएं तो वह सुरक्षित है। लेकिन आज ये बात बहुत झूठी नजर आ रही है। आपको बता दूं, आज हनीफ खान वकील को उसके चैम्बर से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 420 पे काफी मुकदमे और बताए जा रहे हैं, काफी मुकदमे दर्ज हैं। जिस दरोगा द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया कचहरी परिसर में, हनीफ खान के चैम्बर से ही उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको लेकर के वकीलों में काफी आक्रोश है। वकीलों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और हनीफ खान को छोड़ने की मांग की। कचहरी परिसर में जो दरोगा की बाइक थी उसके साथ भी तोड़फोड़ की गई। जब बात की गई तो वकीलों का कहना है कि धक्का मुक्की में भीड़ के कारण बाइक टूटी है। उन्होंने बाइक को कुछ नहीं किया, लेकिन चैम्बर से वकील को उठाना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। और आपने अभी कुछ समय पहले भी सुना होगा कि एक वकील को लेकर के ही केस चल रहा था जिसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, अरविंद कुमार मारवाड़ी और सिक्का जैसे जो बड़े नेता हैं उनके नाम आ रहे हैं और उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो इसे देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार
यानी कि भाजपा के राज में कोई भी अपराधी नहीं बच सकेंगे। भी है चला गया वो दवा इसे सीधा कर देना पुलिस जो ना चोरी की तो नहीं है नंबर की भाई मेरा नंबर प्लेट किया है QR वाला। बुला लो महामंत्री जी के सामने हुआ सर बता देंगे। बुला लो इन्हें 1 मिनट। मुझे बिल्कुल अभी अभी पता चला है कि मेरठ बार एसोसिएशन का हमारे यहाँ एक वकील साहब काम करते हैं, उनका नाम रजनी त्यागी जी के यहाँ बैठते हैं। उनका जूनियर का क्या नाम है? जूनियर हैविन खान। उस लड़के को अभी अभी यहाँ से पुलिस ने उठा लिया है, चैम्बर से पुलिस ने उठा लिया है। जबकि वकीलों के चैम्बर से आप क्रिमिनल को भी नहीं उठा पाते हैं। आप हमारे वकील को उठा के ले गए हैं। लालकुर्दी थाने का दरोगा है, दरोगा का नाम नहीं पता है किसने उठाया, उसने बहुत गलत किया है। जिस दरोगा ने उठाया गलत किया, पुलिस का ये बहुत गलत काम है। तो पुलिस की बाइक भी टूटी पड़ी है बाहर, क्या हुआ कि मैं बता दूं, ये जो बाइक टूटी है इनकी, पुलिस की जो बाइक टूटी है वो कैसे टूटी है? जब पुलिस जो है वकील को खींच के ले जाती है, उसके कपड़े फट गए तो यहाँ पे भगदड़ मच गई, तो ये बाइक जो है गिरने के कारण टूट गई होगी। ठीक है ना? भगदड़ में उसकी बाइक गिर गई है। जो यहाँ भीड़ रहती है या क्लाइंटों की हाँ, वो थाने में ही है या क्लाइंटों की भीड़ रहती है, भगदड़ में उसके बीच में खड़ी थी, आपने बाइक अभी हमारे उस वकील को नहीं छोड़ा है, अभी तक नहीं छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा है। और अभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा आज साहित्यकार लेखक मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने मुंशी प्रेमचंद को लेकर के अपने विचार रखे, अपने व्याख्यान करे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से साहित्यकार लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने पूरे जीवन को जिस तरीके से पंक्तियों में बांट दिया, उनके जीवन को लेकर के सभी ने पंक्तियां भी सुनाई, कहानियां भी सुनाई और बहुत सारे विचार रखे गए। आज कार्यक्रम में उनके जन्म दिवस को लेकर सभी ने अपने जो आए हुए अतिथि थे अपने अपने विचार प्रकट किए। कमरे बांट दिए गए थे, दोनों भाइयों को हिस्से में 4-4 कमरे आए थे। बैठक सबके लिए जमाने के नशे को फराज को अच्छी तरह समझता था, पैसा भी बुरी तरह खर्च करता था। आराधना को उस दिन पता चला, जेठ जी ये क्या है, तुम कौन होती हो हमारे दरमियान बोलने वाली? राजवीर का नशा उतर चुका था, उसने आराधना को आड़े हाथों लिया। मेहमान और तीसरा घर की औरतों के लिए मखसूस कर दिया गया था। घर के मर्द और मुलाजिमीन खेतों में जाते थे। पहले सभी लोग था, उसे जमाने के साथ चलने का हुनर नहीं आता था। उसका पहनावा भी किसानों जैसा था। छल कपट नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। वो गुस्से को पी गई। इससे कभी के राजवीर जवाब देता, साधना बोल पड़ी, आराधना तुम जाओ। वो साधना दीदी के कमरे से आवाजें सुनी। प्रधान जी सो गए थे। रात 11 बजे के आसपास साधना की सिसकियों की आवाज बुलंद हुई तो वो लंबे डग भरते हुए साधना के कमरे में पहुंची। और हमने तुम्हें पंच नहीं बनाया, अब दफा हो जाओ, वरना थोड़ी देर उसे हिफाजत से देखने के बाद हमारा था। आराधना अपना समूह लेकर वापस आ गई थी। उसे छोटे होने का एहसास किया। नींद जुए और शराब ने उड़ा दी थी। प्रधान जी को भी सब मालूम था, वो बेबस और बूढ़े थे। उनके दूर उस दिन के बाद से प्रधान जी बुझे बुझे रहने लगे थे। साधना अपने बच्चों और माँ बाप की इज्जत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही, हत्या की अपनी काम कर रही हैं अपनी इस संस्था के जरिए। सामाजिक दशा थी, यानी उसकी कोई राय लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूर रही जिसके चित्रण उन्होंने उस समय के हिसाब से किया। यहाँ तक के कफन के लिए जो पैसा मांग के लाए। आज का प्रोग्राम प्रेमचंद की यौम पैदाइश के मौके पर किया जा रहा है। हमने पूरे प्रोग्राम में प्रेमचंद को याद करने का एक जिम्मा उठाया। इस तरह के प्रेमचंद की एक कहानी और एक मिनी कहानी, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद कहानी और बड़े घर की छोटी बेटी मैंने लिखी और उसको यहाँ पेश किया गया। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें जो मिल के आज का प्रोग्राम कर रही हैं।
खासकर जनमानस लेखक संघ वी कमिट हमारे साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं और इन सभी जिम्मेदार लोगों ने प्रेमचंद को आज दोबारा जिंदा करने का एक निर्णय लिया। किस तरह, इस तरह के हम उनकी कहानियों और उनके नावलों में जो किरदार है उनको तलाश करें और उनको बढ़ावा दें। जैसे प्रेमचंद के किरदार तराशे, वो किरदार आज मिलते नहीं, वैसी हम आहंगी नहीं मिलती जो प्रेमचंद की कहानियों में या प्रेमचंद के अहद में मिलती थी। आज नफ़रत का बाजार गर्म है, आज हर तरफ नफ़रत फैलाई जा रही है। ऐसे में प्रेमचंद की कहानियाँ और प्रेमचंद के नावल फाड़ का काम कर सकते हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह पढ़ें तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद के अफसानों या नावलों ने कौमी हम आहंगी बेदार करने की कोशिश की और एक ऐसी हमें परंपरा दी जिसका आज हम अगर अपनी ज़िंदगी में उसको उतारें तो हम लोग फिर से कामयाब हो सकते हैं और फिर से हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छा मुल्क होगा, इतना अच्छा कि हम फिर दोबारा कह सकेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 100 साल हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन आज भी जो प्रेमचंद की मकबूलियत है वो न सिर्फ बाकी है बल्कि बढ़ती जा रही है। तो कौन कौन सी खसूसियात ऐसी नज़र आती हैं आपको प्रेमचंद की कहानियों में जिसकी वजह से वो आज भी दिलों की धड़कन बने हुए हैं? असल में कोई भी बड़ा आदमी 100 साल के 200 साल या 300 साल भी हो जाए तो बड़ा आदमी जो होता है अपने ज़माने में भी बड़ा होता है, अपने ज़माने के बाद भी बड़ा होता है, क्योंकि वो ऐसे काम कर चुका होता है। प्रेमचंद को ले, प्रेमचंद ने ऐसी कहानियाँ लिखी, ऐसे नावल लिखे जिनको आज भी हम नमूने के तौर पर पूरे समाज में पेश करते हैं। ऐसी कहानियाँ जिनमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मौजूद था, जिसमें कौमी हम आहंगी थी, जिसमें हुर्रियत का जज्बा था, जिसमें आज़ादी की दौड़ थी, आज़ादी की रेस थी। उस रेस को प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह अपने नावलों और अपने अफसानों में पेश किया। तो हम असली मानवियत के ताल्लुक से मौजूद था। तो जिस तरह मणिपुर का में जो ये इज्जत तार तार हुई है प्रेमचंद की कहानियों में 100 साल कभी इस तरह की कहानियों का, इस तरह के मौजूद का जिक्र है, तो वो कहानियाँ आज भी बिल्कुल ताज़ा नज़र आती हैं। तो इस पस मंज़र में उनकी असली मानवियत पर आपका क्या कहना? असल में अफसोस इस बात का है कि हमारी जो नई नस्ल है वो किताबों से दूर होती जाती है। अगर हम किताब पढ़ें और प्रेमचंद का अदब पढ़ें और प्रेमचंद की कहानियाँ नावल पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि आज जो समाज में हो रहा है वो कैसा है और प्रेमचंद के अहद में या प्रेमचंद के अफसानों या तख्लीक़ात में जो नया जो ऐसा माहौल कभी भी पैदा हुआ तो प्रेमचंद या प्रेमचंद के किरदारों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर उस माहौल को बदलने की कोशिश की। जैसे प्रेमचंद की 2 बैल नाम की कहानी है, वो बहुत ही सियासी कहानी है। आप उस बज़ाहिर वो ज़रूर 2 बैल की कहानी है, लेकिन उसमें एक विलन है जो वो इन दोनों बैलों को बहुत मारता है। इसी तरह अगर उसका हम सियासी रुख देंगे तो हिंदू मुस्लिम 2 बैल है और दूसरे जो विलन है वो नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे में 2 बैलों का अगर जुड़ाव हो जाए, दोनों आपस में मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है और इत्तेहाद इत्तेफाक फैलता है। यही दर्ज जो है प्रेमचंद की कहानियाँ देती हैं। सर आखिरी सवाल है कि जिस तरह प्रेमचंद ने बड़ी जुर्रत से अपने समाज की जो मसाइल हैं वो उठाए हैं, तो क्या आज का अदीब इतनी हिम्मत से वो आवाज़ बुलंद करता रहा है? कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आप ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर समझ सकते हैं। वरना अगर सब लोग सभी राइटर अगर इस नफ़रत के माहौल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, आवाज़ें नहीं अपनी तख्लीक़ात में उसका इस्तेमाल करें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग फिर हमारे अंदर कौमी हम आहंगी आएगी और हम फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आपस में इस मुल्क की शान बढ़ाएंगे। सर 100 साल होने जा रहे हैं प्रेमचंद साहब की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं, आज भी इतनी ही मकबूलियत के साथ वो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं।
तो सर क्या खास प्रेमचंद की कहानियों में है जो वो आज भी लोगों के दिलों की धड़कनें हैं, उनको पसंद किया जाता है, आज भी महफिलों में वो कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं? देखिए, आज 31 जुलाई 2023 है और आज से 143 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, यानी 1880 में। तो तकरीबन 143 ईयर्स हो गए हैं प्रेमचंद को के जन्म को। जाहिर सी बात है कि 7-8 साल की उम्र के बाद उन्होंने फिर कहानियाँ यहाँ लिखनी शुरू की, 1905-1904 के आसपास में। अब ये देखना है कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखी आज जो है 150 साल मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, 140-45 में, इतना लंबा समय गुजर गया, लेकिन प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके नावल आज भी हमें जो है वो अपनी तरफ बुलाते हैं, पुकारते हैं। उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो किरदार हैं, वो ऐसा लगता है कि आज भी हमारे समाज में घूम रहे हैं। उस ज़माने में जो समस्या थी, जो मसाइल थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो आज भी सर उठाए हमारे समाज में घूम रहे हैं। उनकी कोई भी कहानी लीजिए आप, चाहे वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लीजिए, चाहे वो बड़े घर की बेटी लीजिए, चाहे हज अकबर लीजिए, गोदान लीजिए, जो भी कहानी, ये कफन ले लीजिए, हर में आज आप पढ़ेंगे तो लगता है कि आज के संदर्भ में लिखी हुई ये कहानी है। यही प्रेमचंद की बड़ी बात है, और ये इसलिए बड़ी बात है, और ये किसी भी लेखक के लिए, किसी भी अदीब के लिए बड़ी बात होती है जब वो अपने समाज से, अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से और आस-पास के जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तभी वो ऐसी चीज़ें लिख पाता है जो सदियों तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहती हैं और आकर्षित करती रहती हैं। जैसा आपने कहा मसाइल ऐसे ही हैं, हम देख भी रहे हैं, मणिपुर का वाक़या हमने देखा है, तो क्या उस तरह की कहानियाँ आज भी लिखी जा रही हैं, और अगर नहीं लिखी जा रही तो उसके पीछे क्या वजह? नहीं, कहानियाँ तो आज भी लिखी जा रही हैं। है क्या कि हमारा जो आज का राइटर है वो, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो PWA की मूवमेंट थी, जो प्रगतिशील लेखक संघ वाले लोग आए थे जिन्होंने समाज से जुड़ करके और उनके प्रॉब्लम्स पे लिखना चाहा, लिख रहे थे, तो एक मोमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि मॉडर्निज्म, है ना, आधुनिकता, है ना, जदीदियत। उसने ये लेसन दिया है लोगों को कि नहीं, आप अपने अंदर उतर के कहानियाँ लिखो, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उस पर लिखो। तो कहानियाँ बिखर गईं, कहानियाँ अपने जो दशा और दिशा दोनों को भूल गईं, इसलिए हमारा राइटर बिगड़ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखी जाए कहानियाँ कहीं। लेकिन अब कहानी वापस आ रही है और प्रेमचंद की तरह की कहानियाँ और आज की प्रॉब्लम्स को लेकर के कहानियाँ लिखी जा रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं लिख रहे हैं जितना कि उस ज़माने में लोग लिख रहे थे, ये बात सही है। लेकिन मसाइल को, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को आज भी वो टच कर रहे हैं। आप बड़े नाकिद हैं, जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह के मसाइल वो उजागर कर पा रहे थे बड़ी जुर्रत से, तो क्या आज का राइटर बिना खौफ के इस तरह की बात साफ गोई इस्तेमाल कर पा रहा है? एक्चुअली देखिए कि सूरत हाल बदल चुकी है। वो ज़माना जो प्रेमचंद का था, उस ज़माने में देखिए न कोई एकेडमी थी और न कोई अवार्ड था कि बड़े बड़े अवार्ड मिलते थे। अवार्ड कौन देगा? सरकार देगी, हुकूमत देगी। तो जब आप अवार्ड के लिए सोच के लिखेंगे या इस उम्मीद पे लिखेंगे कि साहब हमें कल तो अवार्ड भी लेना है, ये भी करना है, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो आपका जो डिक्शन होगा, आपकी जो आवाज़ होगी, वो पूरे तरह के खुल के सामने नहीं आएगी। प्रेमचंद वगैरह के साथ तक खुल के लिखते थे जो लिखना होता था। आज का राइटर थोड़ा सा जिसको कहते हैं प्रिकॉशन लेकर के, थोड़ा सा एहतियात के साथ कि मतलब घुमा फिरा करके बात करो, जिसके लिए जदीदियत में हो जाए, अलामत में सारी बातें करो, है ना। सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा और खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। इस तरह की चीज़ें है। इसमें भी समाज से की परेशानी का जिक्र इस शेर में भी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ये ख़राबी है और अब उसकी कई चीज़ें लिखी गई कि नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, अदब में डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट बात करो। तो इनडायरेक्ट में वो फोर्स, है ना,
वो ताकत नहीं पैदा होती है जो मास को और पूरे समाज को लेकर के साथ चले। और ऐसी राइटिंग बहुत देर तक जिंदा भी नहीं रहती। मिसाल के लिए तो आप उसको मिसाल दे देंगे कि ऐसी कहानियाँ, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकती हैं कहानियाँ ऐसी, ना ऐसे शायर जिंदा रह सकते हैं। इस पस मंजर में हम देखें तो प्रेमचंद की असली मानवीयत क्या यही बड़ी बात है कि उन्होंने, और प्रेमचंद की बात नहीं है, जो भी राइटर, जो भी अदीब और शायर अपने समाज से, अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हुए लिखेगा और दूसरे के दर्द को, दूसरे के मसले को, दूसरे के प्रॉब्लम्स को अपना दर्द समझ लेगा, तो समझिए वो कामयाब राइटर है। और वो रहती दुनिया तक जो है उसको लोग पढ़ेंगे, उसको याद रखेंगे। मैं को जब हम बना लिया मैंने खुद को खोया भी, खुद को पाया भी, ये होता है। मेरठ में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। समय समय में मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाती हूं कि मेरठ का गौरव बढ़ाने के लिए किस तरीके से सभी आगे बढ़ रहे हैं और मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरठ के लिए फिर एक बार गौरव की बात कि पूर्व विधायक रहे और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया। जी हां, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। बहुत कह सकते हैं मेरठ के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आपको बता दूं कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और जिस समय भाजपा की सरकार बनी थी उस समय भी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही थे और बहुत ही मेहनत से अपने कार्य को कर रहे थे। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर ने उनसे खास मुलाकात की और जाना कि किस तरीके से उनको गौरव जो ये प्राप्त हुआ है इसको लेकर उनके क्या विचार हैं और आगे के कार्य को किस तरीके से वो करना चाहते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाएंगे। तो सुनिए खुद ही क्या कहा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी ने मुझको काम करने का एक नया अवसर, नई भूमिका में प्रदान किया है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इस नई भूमिका में जो भी आदेश पार्टी का होगा पूरी तरीके से मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा और मैं उसमें काम करूंगा। भाजपा यशस्वी बनेगी जनता और कार्यकर्ताओं के भरोसे और आदरणीय अमित शाह जी के, आदरणीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व से। हम सब कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में काम करके भाजपा को तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय आह्वान पर 2 अगस्त को होने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह क्षेत्रों में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। 2 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में सभी को पहुंचकर एकजुट होकर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ साथ आने वाले 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।